नेपाल एउटा सार्वभौम बोकेर अलग एउटा राष्ट्र छ। त्यो राष्ट्रलाई म सेल्युट गर्छु, त्यो राष्ट्रलाई म सम्मान गर्छु, किनभने नेपाल संसारकै सबैभन्दा अग्लो चुचुरा माउन्ट एभरेस्ट बोकेर बसेको यो नेपाल आमा हो। सभी दर्शकों को हमारे इस YouTube चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नेपाल और नेपाल के राजनीति तंत्र की। जैसा मैं बोल रहा हूं, नेपाल विश्व का सबसे अमीर देश है। हाँ जी, नेपाल विश्व का सबसे अमीर देश है। आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहा है, और मैं इस बात को आज साबित करने के लिए आपके बीच में आया हूं। हाँ जी, विश्व का एकमात्र ऐसा देश जो आज तक गुलाम नहीं हुआ, विश्व का एकमात्र ऐसा देश जो आज तक गुलाम नहीं हुआ। विश्व की सबसे बड़ी चोटी सगरमाथा नेपाल में, और टॉप 10 में आने वाली ज्यादातर पहाड़ियां भी नेपाल में। इस देश की 90% से ज्यादा लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, और वो एकमात्र ऐसा ही देश नेपाल है। कई क्षेत्र ऐसे हैं नेपाल में जहां पे अमूल्य खनिज पदार्थ मिले हैं। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण कृषि प्रधान देश, जहां के गोरखाओं की चर्चा विश्व में होती है, उनकी बहादुरी, उनकी ईमानदारी और उनकी मेहनत की। और जो 20 साल से 40 साल का युवा वर्ग है, वो बेरोजगार नहीं, वो रोजगार है। हाँ, हम बोल सकते हैं उनको देश में रोजगार नहीं मिला, लेकिन वो विदेश में भी रोजगार है, और जो विदेश में जो अर्निंग करते हैं उस रेवेन्यू, उस अमाउंट को वो नेपाल में ही भेजते हैं। इतना सब होने के बाद भी आप इस देश को कैसे गरीब कह सकते हैं? ये कतई भी सही नहीं कह सकते। ये नेपाल विश्व का सबसे अमीर देश है, लेकिन कहते हैं ना, जहां पर राजनीति और राजनेता के दिमागी मानसिक स्थिति, दिमाग में एक दरिद्रता भरी रहती है, वो देश हमेशा गरीब ही देखा जाता है। उस देश को देखने का नजरिया हमेशा गरीबी होता है, और वो देश गरीब ही रह जाता है। हाँ जी, हम जिस तरह से एलिगेशन लगा रहे हैं नेपाल के नेता, राजनेता पे, इसको हम आज साबित भी करेंगे। जैसे आप जानते हैं, विश्व में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है, ना तो यहाँ कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है। जैसे हम भारत की बात करें, कांग्रेस, बीजेपी, तो ये एक दूसरों में पक्ष विपक्ष रहता है। लेकिन नेपाल में बात करेंगे, जो आज उनके साथ थे वो विरोधी हो गए, जो विरोधी है वो उनके साथ हो जाते। सत्ता का खेल चलता रहता है। जिस पार्टी को 2/3 बहुमत जनता ने विश्वास करके 2/3 का बहुमत दिया था, माओवादी और एमाले, जो एक होकर नेकपा बोली जाती थी, आज उसमें से माओवादी टूट के कांग्रेस के साथ मिलने को तैयार है। अब जनता ने कांग्रेस के अगेंस्ट वोट दिया, लेकिन आज वो देखिए कैसे जनता के साथ धोखा हो रहा है। मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। और एमएलए भी कोई ऐसी नहीं है, वो भी ऐसी है, वो सत्ता बचाने के लिए किसी के साथ भी जा सकती है, और सभी के साथ एक मीटिंग कर रही है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। एक कुर्सी का खेल चल रहा है। वहां पे किसी भी पार्टी को जनता की कोई फिक्र नहीं है। हम बात करते हैं पिछले लॉकडाउन जो अप्रैल में लगा था, उस समय जहां पूरे विश्व के नेता, बड़े बड़े जो पार्टियां होती है, कोरोना से कैसे लड़ा जाए, जनता को कैसे बचाया जाए, जनता की सेवा कैसे किया जाए, जनता की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इस पे लगी रही। लेकिन नेपाल, वहां पे कुर्सी का खेल चलता रहा, कभी इधर कभी उधर, सब बंद। लेकिन राजनेताओं के लिए कुछ भी बंद नहीं था। कुर्सी कैसे बचानी है, कैसे हथियाना है, कैसे दूसरे को नीचा दिखाना है, इसी पे उनका पूरा 2 लॉकडाउन चले गए। लेकिन अभी तक राजनीतिक स्थिरता नहीं बन पाई, और इस कारण से आज भी ये देश विश्व की नजरों में गरीबी देश ही रह के रह गया। इसमें मैं कहता हूं, जो हम जनता है, हम भी इसमें दोषी है। जिस तरह से हम भारत में रहने वाले नेपालियों की बात करें, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं एक सच्चाई बताता हूं। नेपाल से जो नेता लोग भारत में आते हैं, तो क्या कभी आपने पूछा है उनका विजन क्या है, मिशन क्या है, वो किस लिए भारत में आ रहे हैं? कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी आए, उनका मेन काम होता है आना, पहले दिन प्रधानमंत्री से अपनी भेंट वार्ता करना, दूसरे दिन राष्ट्रपति निवास में रात्रि भोज करना, तीसरे दिन प्रवासी नेपालियों से एक छोटी सी मीटिंग दूतावास में करना, चौथे दिन निकल जाना। लेकिन उनका विजन क्या है, मिशन क्या है? देश के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वो क्या लेके आए? देश के युवाओं को देश में ही रोकने के लिए उनके पास क्या प्रोजेक्ट है? विदेश में रहने वाले नेपालियों को देश में लाने के लिए, उनको व्यवस्थापन करने के लिए उनके पास
क्या मास्टर प्लान है? कुछ नहीं, एक जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करते। और दूसरी बात, दूसरे नेता जो भारत में आते, या तो उनकी सत्ता चल जाती है, मेरे को समझ में नहीं आता सत्ता जाने के बाद भारत में आने का रीजन क्या है, या तो वो किसी ऐसी बीमारी का शिकार होते हैं, ऐसी लाइलाज बीमारी जिसका नेपाल में कोई उपचार नहीं होता, तो भारत में इलाज करवाने के लिए आते, और तीसरा घूमने के लिए। अदरवाइज इसके अलावा उनके पास कोई भी मास्टर प्लान नहीं होता। और कई हम जो भारत में रहने वाले जो नेपाली है, वो इलाज करने के लिए आते, तो उनका इलाज का खर्चा भी वही उठा देते। अब मैं यहाँ के नेपाली की बात बताता हूँ। नेपाल से नेता आते, कोई मिशन नहीं, कोई विजन नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही आ गए। उनको जो यहाँ के प्रवासी नेपाली के जो कार्यकर्ता है, एयरपोर्ट में या जो भी है ट्रेन प्लेटफॉर्म में लेने जाएंगे, उनको अपने पैसों से लेके आएंगे, होटल में रहने का व्यवस्थापन करेंगे, और अगले दिन प्रवासी नेपालियों की एक मीटिंग बुलाएंगे और उनको, उन नेता को वहां पे बोलने का मौका देंगे। तीसरे दिन उनको दिल्ली, कुतुब मीनार, जो ये इंडिया गेट, लाल किला, ये सब घूमने का व्यवस्थापन करेंगे। चौथे दिन वो नेपाल, उनको अपने ही पैसों से नेपाल बैक। लेकिन वो आए किस लिए? कोई ये पूछता नहीं, भाई तुम आए किस लिए हो? इलाज करना तो इलाज करो, किस लिए आए उन? और जो ये सेवा करते हैं, जो ये कार्य करता है, जब ये नेपाल जाते, नेपाल का कोई भी नेता इनको पहचानता नहीं है। इनकी हैसियत ये है। फिर भी अब क्या कहें, इस बारे में हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम नेपाल की बात करेंगे। नेपाल एक सबसे सुंदर देश है। यहाँ की प्राकृतिक, भौगोलिक, जो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण, और मतलब हमें गर्व करने वाली इतनी हजारों चीजें नेपाल में, फिर भी इस देश को गरीब कहा जाता है, तो हमें दुख लगता है। और इस विषय वस्तु पर मैंने 3 साल पहले जो गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के जो नेता थे, उनसे भी बात किया था। वो भारत में नेपाली भाषी नेता है। वो नेपाल के बारे में क्या कहते हैं, मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं। अब देखिए नेपाल के बारे में क्या कहते हैं। नेपाल त यति सम्पन्न छ, त्यहाँको जनता पनि सम्पन्न छ, अनि त्यहाँको सबै कुराले, त्यहाँको तपाईको टुरिज्मले, त्यहाँको इकोलोजीले सबैले सम्पन्न छ। नेपाल राष्ट्र गरिब होइन, नेपालको कुनै पनि नागरिक गरिब भनेर भनिएको छैन भारतबाट। तर नेपालको जुन चलाउने, राष्ट्र चलाउने जो नेताहरू छन्, उहाँहरूको मानसिकता चाहिँ विश्वको नेताहरूलाई अटाउन नसक्ने भएकोले नेपालको जो नेताहरू छ, उहाँको मानसिकता दरिद्र छ भन्ने कुरा मात्र। कितने अच्छे वर्ड, इनके विचार। इनका कुछ इशू चल रहा था नेपाल के साथ, लेकिन सब इशू को समाप्त करते हुए इन्होंने एक पॉजिटिव, सकारात्मक बयान दिया है नेपाल के बारे में, और नेपाल के नेता के बारे में जो एक सच्चाई इन्होंने कही है, वो बात भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। होइन, यस्तो छ, नेपाल एउटा सार्वभौम बोकेर अलग एउटा राष्ट्र छ। त्यो राष्ट्रलाई म सेल्युट गर्छु, त्यो राष्ट्रलाई म सम्मान गर्छु, किनभने नेपाल संसारकै सबैभन्दा अग्लो चुचुरा माउन्ट एभरेस्ट बोकेर बसेको यो नेपाल आमा हो। त्यो नेपाललाई कसैले गाली गरेको छैन भारतबाट। अनि नेपालमा गरिब छ भन्ने जुन कुरा गयो, त्यो गरिब त नेपालको नेताहरूको मानसिकता दरिद्र छ भन्ने कुरा हो। त्यो बुझाइ र सुझाइमा गलत भएको छ। खासै कुरा हो भने नेपालको नेताहरूले जति पनि विश्वभरिको नेपालीहरूलाई छ, उनीहरूलाई अङ्गालो मार्न सकेन। त्यहाँनिर जस्तो भुटानबाट रिफ्युजीहरू खेदेर आए, रिफ्युजीहरू त आज गएर माइखोलाको बगरमा नेपाल राष्ट्रमा एउटा नेपाली समुदाय चाहिँ रिफ्युजी बन्नु चाहिँ त्यहाँदेखि लज्जास्पद कुरो त केही पनि छैन नि त। आफ्नो राष्ट्रमा पुग्दाखेरि नेपालीहरू आज रिफ्युजी बने। माइखोलामा कतिले हाम फालेर ज्यान दिए। नेपाल राष्ट्रको जो नेताहरू छ, त्यो नेताहरूको मानसिकता दरिद्रपन छ। सबैलाई अङ्गालो मार्नु सकेन, अङ्गालो मार्नु सक्नुपर्छ। आज दार्जिलिङ सानै भए पनि त्यो हामी अलिकति अगाडि बढ्ने चेष्टा छ। हामी धनी छैनौँ, नेपाल राष्ट्रले गरिब भनेको होइन। नेपालको जुन चलाउने, राष्ट्र चलाउने जो नेताहरू छन्, उहाँहरूको मानसिकता चाहिँ विश्वको नेताहरूलाई अटाउन नसक्ने भएकोले नेपालको जो नेताहरू छ, उहाँको मानसिकता दरिद्र छ भन्ने कुरा नेता है। इनकी बातों में 100% सही है। और हम कहना चाहते हैं, जितने भी ये राजनीतिक कार्यकर्ता है, आप अगर आपके नेता 2+2 5 कहता तो आप 5 मत बोलिए, 2+2 4 होता है। ये बोलने की अपनी क्षमता रखिए। जिस तरह से आजकल के कार्यकर्ता, नेता किसी भी पार्टी में जाता है, वो भी वहीं के हो जाते हैं, जो भी करता है उसका सपोर्ट करते। आंखें खोलिए, देखिए, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। नेता कर क्या रहे देश में? एक नेपाल में गांव पालिका होते हैं, बहुत सारे वार्ड, 3, 4, 5 वार्डों को मिला के एक गांव पालिका बनाया जाता है। वहां पे एक एम्बुलेंस, जो सबसे ज्यादा जरूरी है,
वो खरीदने की उस गांव पालिका की हैसियत नहीं होती, ज्यादातर गांव पालिका की। उस एम्बुलेंस को भारत या खाड़ी मुल्क में काम करने वाले नेपालियों के मेहनत से लाया जाता है। अरे भाई, जब एक गांव पालिका की ये खरीदने की हैसियत नहीं है, जो बजट आता है तुम यूज कहां करते हो? बरसात में जेसीबी चला देना, जो रोड बनी है उसको बड़ा बनाने के लिए एक फंड, अननेसेसरी खर्चा। मतलब जो एक लाइफ सेविंग सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो उस चीज के लिए आपको विदेश में रहने वाले नेपालियों पे निर्भर होना पड़ रहा है। जब तक ये मेंटलिटी नहीं सुधरेगी तब तक नेपाल को गरीब देश ही कहा जाएगा। कोई भी बड़ा स्टेडियम बोलिए, कोई भूकंप पीड़ितों के लिए घर बनाना बोलिए, सब बाहर से। अब भाई नेपाल के नेताओं का क्या काम है फिर? नेता किस लिए? नेपाल का बजट कहां जा रहा है? सब चीज ये बाहर जाने वाले लोग करेंगे तो नेपाल के नेता, नेपाल का बजट का क्या काम है? ये एकदम ऐसी बात है जिसे हम जनता को भी सोचना चाहिए। और मैं तो कहता हूं भारत में रहने वाले नेपाली, कोई भी नेता दिल्ली आता हो या मुंबई आता हो, सबसे पहले आप उनसे पूछिए आपका एजेंडा क्या है भारत में आने का, आपका एम क्या है, आपका मिशन क्या है, विजन क्या है, आप क्या विजन लेके आए हो, किस पे काम करने के लिए लेके आए हो, आप कौन से विजन पे काम करने के लिए आप नेपाल में भारत यहां पे रहने वाले नेपालियों से मिलने आए हो। कोई पूछता नहीं है सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे, बुला लिया, माला लगा दिया। अरे इसका खर्चा अननेसेसरी। जब तक कोई विजन, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट ना हो, नेपाल के नेता को इंडिया आने की जरूरत नहीं है। उनको जवाब देना पड़ेगा तुम आए किस लिए हो। कल के टाइम पे जो नेपाली लोग हैं बॉर्डर पे, कोविड के समय में बॉर्डर पे अटके पड़े, उन्होंने दरवाजे नहीं खोले। अरे भाई, जब परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है उसे घर से निकाल देते हो या उसका इलाज करते हो? नेपालियों को 2-2 महीने तक बॉर्डर से अंदर जाने नहीं दिया गया। लेकिन भारत का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उन्होंने बस की व्यवस्था करी, वहां पे खाने पीने की व्यवस्था करी, रहने की व्यवस्था करी, लेकिन नेपाल ने उनके लिए दरवाजे नहीं खोले। ये व्यवहार हमारे साथ किया जाता है, इसको बदलना चाहिए। ये नहीं कि आपको कोई लाभ दिख रहा। तो मैं सभी भाई लोगों से बोलता हूं, अब जो भी नेता भारत आएगा, या घूमने के लिए आया हो या बीमारी के इलाज करने के लिए आया हो, तो आपका पूछने का हक बनता है आपने नेपाल में नेपालियों के लिए क्या किया, और भारत में रहने वाले नेपालियों को एक सुविधा, एक नेपाल वापस आने का क्या प्रोग्राम है, एक वातावरण बनाया या नहीं बनाया, या हम जो नेपाली लोग हैं भारत में लाइफ टाइम काम करते रहेंगे, उनको वापस देश में रोजगार दिलाने का, देश में युवाओं को रोकने का, उनकी व्यवस्थापन करने का, शिक्षा में शिक्षा सुधार कैसे करोगे, रोजगार कैसे क्रिएट करोगे, कारखाने कैसे लगाओगे? कोई एजेंडा नहीं, कुछ नहीं। नेता बन गए तो 5 साल मौज, ये अब नहीं होना चाहिए और ये चलना भी नहीं चाहिए। ऐसी ही बातों को मैं आपके बीच में लाता रहूंगा। और मैं तो गर्व कहता हूं, हम नेपाल एक अमीर देश है, परिपूर्ण सुंदर संस्कृति धरोहर का धनी देश है, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए और हमें गर्व करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे यहाँ पे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।